हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसके 3 फेजेज, फर्स्ट फेज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड फेज ग्रोथ फेज और थर्ड फेज मैचुरेशन फेज। जिसमें बताया था आपको कि मैचुरेशन फेज में स्पर्म्स का फॉर्मेशन को अपन ने क्या कहा था, स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद में अपन देखते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। Human sperms have 4 parts. It is head region, neck, middle piece and tail. 4 parts. Head. It is wide part of sperm. The shape of head region is depends on shape of nucleus of the sperm. The head have nucleus and acrosome. Head भाग में क्या क्या है? एक तो है न्यूक्लियस, जो कौन बनाता है? न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस है उसका मैक्सिमम पार्ट डिजोल्व हो जाता है और केवल इसमें क्या बचते हैं? केवल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड क्रोमेटिन मटेरियल, सघन रूप से व्यवस्थित गुणसूत्र। और वो गुणसूत्र कितने होंगे? इट हैव 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई क्रोमोसोम्स। तो जो स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस है, स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस तो में काफ़ी चेंजेस होते हैं और चेंजेस के बाद में क्या बना रहा है? स्पर्म का न्यूक्लियस बना रहा है, जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई क्रोमोसोम है। हेड भाग में ही है क्रोमोसोम, एक्रोसोम। एक्रोसोम इट इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। कैप लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन अबव साइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना के रूप में एक्रोसोम है। इट इज एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। एक्रोसोम इज फाउंड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड का जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी, वो गोल्जी बॉडी क्या बना रही है? एक्रोसोम बना रही है, जिसके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन है। एक्रोसोम भाग में स्पर्म लाइसिन्स भरे रहते हैं। स्पर्म लाइसिन्स और मेनली
हाइलुरोनिडेज विच हेल्प्स द स्पर्म टू पेनिट्रेट द ओवम, यानी ओवम के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं उन मेम्ब्रेन को डिजोल्व करके, और ये जो एंजाइम है लाइसिन्स वो स्पर्म्स को पेनिट्रेट कराते हैं, कहाँ पर, ओवम में पेनिट्रेट कराते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर एक्रोसोम नहीं होगा तो क्या होगा, एक्रोसोम नहीं होने पर जो एग मेम्ब्रेन्स हैं वो एग मेम्ब्रेन डिजोल्व नहीं होंगी, और डिजोल्व नहीं करने के कारण से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो देखें, जो गोल्जी बॉडी है, जो स्पर्मेटिड की गोल्जी बॉडी है वो बना रही है एक्रोसोम। तो हेड भाग में एक न्यूक्लियस है, एक्रोसोम है, एंड माइन्यूट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, माइन्यूट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये तो है हेड भाग। उसके बाद में अपन देखते हैं सेकंड पार्ट में नेक रीजन। देखिए, हेड के पीछे का जो संकरा जो भाग है उसको अपन बोलते हैं नेक, और नेक में है सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये डिस्टल सेंट्रियोल, विच आर अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये भी कहाँ से आते हैं, जो स्पर्मेटिड के जो सेंट्रियोल हैं वो दो यहाँ अरेंज हो जाते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल के रूप में। द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इज एसेंशियल इन फॉर स्टार्टेड द फर्स्ट क्लीवेज इन जाइगोट। जाइगोट में जो फर्स्ट क्लीवेज होगी, फर्स्ट विदलन होगा, वो कौन करेगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल करेगा। क्यों, क्योंकि ओवम में सेंट्रियोल नहीं है, तो ओवम को सेंट्रियोल कौन प्रोवाइड करेगा, जो स्पर्म का ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ओवम में एंटर होकर के ये स्पेंडल फाइबर्स बनाएगा और क्लीवेज स्टार्ट करेगा। तो अगर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल नहीं होगा तो जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट नहीं होगी। दूसरा है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल बना रहे हैं एक्सियल फिलामेंट्स, axial filaments, and axial filaments are helps in formation of middle piece and tail of sperm। axial filament जो स्पर्म का मिडल पीस और टेल बना रहे हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 का अरेंजमेंट है इसमें। अब बात करते हैं मिडल पीस ऑफ स्पर्म। मिडल पीस middle piece have axial filaments plus mitochondria from 25 to 30 and plus minute amount of साइटोप्लाज्म। तो मिडिल पीस में देखिए एक्सेल फिलामेंट है, और एक्सेल फिलामेंट के चारों ओर स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया, सर्पिल रूप से व्यवस्थित माइटोकॉन्ड्रिया लगभग 25 से 30 तक, और ये माइटोकॉन्ड्रिया इनके चारों ओर एक कवरिंग बनाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया की कवरिंग है उसको बोलते हैं नेबनकर्ण शीथ। ये बनाते हैं नेबनकर्ण शीथ। और माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के लोकोमोशन के लिए, स्पर्म के मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो द मिडल पीस इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। इसको अपन स्पर्म का पावर हाउस बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर, या ये कह सकते हैं ऑन द पेरिफेरल रीजन ऑफ द मिडल पीस ए थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड मैंचेट। यहाँ पर स्पर्म में देखिए, यहाँ के इसके पेरिफेरल रीजन में एक महीन लेयर होगी किसकी, साइटोप्लाज्म की, जिसको अपन बोलते हैं मैंचेट। और
जो मिडल पीस के एंड में यहां पर एक सेंट्रियोल है उसको बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल। ये रिंग सेंट्रियोल है वो यहां के माइटोकॉन्ड्रिया है उनको टेल रीजन में जाने से रोकता है। फिर ये लास्ट एंड लार्ज पार्ट इज कॉल्ड टेल। टेल का जो प्रोक्सिमल पार्ट है, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ टेल हैव egg cell filaments with minute amount of cytoplasm, and the distal part of tail have only egg cell filaments. यहाँ पर cytoplasm नहीं होगा। Tail it helps in locomotion of sperms, sperm के locomotion में help कर रहा है। तो देखिए sperms के कौन कौन से पार्ट हो गए, हेड रीजन जिसमें एक्रोसोम और न्यूक्लियस, नेक जिसमें प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, मिडल पीस जिसमें egg cell filaments, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, फिर इसके एंड में ये रिंग सेंट्रियोल और ये पार्ट आ गया टेल। तो टेल के प्रोक्सिमल रीजन पार्ट में तो क्या है, egg cell फिलामेंट और साइटोप्लाज्म है, और लास्ट पार्ट में केवल क्या है, egg cell फिलामेंट है। तो देखिए द स्पर्म विच हैव टेल फॉर लोकोमोशन आर कॉल्ड फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स। ऐसे स्पर्म्स को अपन क्या कहेंगे, फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स कहेंगे। Sperms with tail are called flagellated sperms. Generally, single tail is present in sperm. It is called uniflagellated. But some organisms such as toadfish have two tails in their sperms. They are called biflagellated sperms. तो यूनिफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स या बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स। इसी तरह से लोकस्ट या ग्रास होपर, उसमें अपन देखें कि उनमें बहुत सारे स्पर्म्स के हेड आपस में जुड़ जाते हैं और उनके टेल सेपरेट रहती है। तो इस प्रकार से बनी हुई जो स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं स्पर्म बोट, और इस तरह के जो स्पर्म्स उनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड स्पर्म्स। कॉन्जुगेटेड स्पर्म्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर सेपरेट हो जाएंगे और सिंगल स्पर्म ही ओवम में इंटर करेगा। तो ये तो है फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे एस्केरिस के स्पर्म विदाउट टेल है, टेल इज एब्सेंट, सो दे आर कॉल्ड नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स। इनको क्या कहेंगे अपन, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स कहेंगे इनको, और ये अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। तो ये था स्पर्म्स की स्ट्रक्चर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने पढ़ा पहले ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर, उसके बाद में अपन ने देखा कि किस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल रेगुलेशन किस तरह से हो रहा है, और स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी है। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, it consists with ovaries, fallopian tube, uterus, cervix, vagina, external genitalia, and some accessory glands. Ovaries, fallopian tube, uterus, cervix, vagina, external genitalia and accessory glands. तो सबसे पहले बात करेंगे अपन ओवरी। इट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन
ऑफ फीमेल, ये मादा के प्राथमिक जननांग हैं। दे प्रोड्यूस ओवा एंड ऑल्सो सीक्रेट्स हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो प्राइमरी यानी प्राथमिक जननांग है जो ओवा प्रोड्यूस करते हैं। ओवा प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। द साइज ऑफ ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर। दे आर अरेंज इन लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में है, एंड अटैच्ड विद pelvic wall and also attached with uterus by help of ligaments called mesothelium। देखिए, वन पेयर ऑफ ओवरीज आर लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन। एब्डोमेन के निचले भाग में एक जोड़ी अंडाशय हैं, ओवरीज हैं, जो पेल्विक वॉल और यूट्रस से जुड़े रहते हैं लिगामेंट्स के द्वारा, और उनको अपन बोलते हैं मीजोवेरियम। ओवरी इज लाइन्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम से कवर्ड रहती है, और ये कनेक्टिव टिश्यू से बने सॉलिड स्ट्रक्चर है। सॉलिड स्ट्रक्चर consist with connective tissue called स्ट्रोमा। ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई ठोस संरचनाएं हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर हैं, जिनको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। तो यहां पर देखिए, स्ट्रोमा के दो पार्ट होंगे। स्ट्रोमा का जो पेरिफेरल रीजन होगा उसको अपन बोलेंगे कॉर्टेक्स, जो डेंसली पैक्ड होगा, और जो मिडिल पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ पार्ट है, उसको अपन बोलते हैं मेडुला। तो देखिए, स्ट्रोमा का जो पेरिफेरल पार्ट है उसको अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स, जो डेंसली पैक्ड पार्ट है, और सेंट्रल पार्ट जो है उसको अपन बोलते हैं मेडुला, जो बना है लूज कनेक्टिव टिश्यू से, और इसके साथ साथ इसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, नर्व फाइबर्स भी हैं, है ना, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स। अब अगर कॉर्टेक्स की बात करें, जैसे ये ओवरी है, तो ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, डेंसली पैक्ड पार्ट, ये जर्मिनल एपिथेलियम, इस कॉर्टेक्स पार्ट में बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, ओवरियन फॉलिकल्स। ओवरियन फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, जो डेवलपमेंट की विभिन्न स्टेजेस में है। अब ये जो ओवरियन फॉलिकल्स हैं, उनमें जो मैच्योर फॉलिकल है, परिपक्व पुटक या मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल इसको बोलते हैं अपन ग्रेफियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को बोलते हैं अपन ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल में क्या होगा, देखिए, इस तरह से ग्रेफियन फॉलिकल है, यहां पर ये होगा ओवम, इस कंडीशन होता है ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल में जो ओवम है
वो ओवम किस स्टेज में होता है? ये होता है सेकेंडरी oocyte। और इसमें जो कैविटी है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसको बोलते हैं एंट्रम। और एंट्रम के चारों ओर जो फॉलिकुलर सेल्स की जो लेयर है उन सेल्स को बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, या इसको बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और यहां पर देखिए जो मास ऑफ सेल्स जो सेकेंडरी oocyte से अटैच्ड है इसको बोलते हैं डिस्कस प्रोलिगरस। ये जो सेल्स का मास जो सेकेंडरी oocyte से अटैच है, डिस्कस प्रोलिगरस, कैविटी, एंट्रम, और एंट्रम के चारों ओर की कवरिंग जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग या मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। यहाँ पर ओवम के जस्ट बाहर की ओर एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। एंड जोना पेलुसिडा इज ऑल्सो कवर्ड बाई अदर कवरिंग। ये जो कवरिंग है इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी? एक मैच्योर फॉलिकल जिसको अपन बोलते हैं ग्रेफिन फॉलिकल। ग्रेफिन फॉलिकल में देखें जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये ग्रेनुलोसा सेल्स अपने चारों ओर थीका कवरिंग बनाते हैं, थीका इंटरना और थीका इंटरना के बाहर थीका एक्सटर्ना। तो जो थीका इंटरना है, थीका इंटरना एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करती है। इसका मतलब जो ओवरी के जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वो डेवलपिंग फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। तो ये ग्राफिन फॉलिकल। अब ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग मिड में यानी लगभग 14th डे ये रेप्चर होता है। और ग्राफिन फॉलिकल के रेप्चर होने से जो ओवम है किस फॉर्म में? सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में, वो ओवम ओवरी से रिलीज हो जाता है। और ओवम का ओवरी से रिलीज होने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं ओवल्यूशन। ओवल्यूशन अंडोत्सर्ग या ओवल्यूशन। ये अंडोत्सर्ग या ओवल्यूशन कब होगा? ये जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से ठीक 14 डे पहले, यानी एवरेज अगर अपन देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डे का होगा, जिनमें लगभग 14 डे पर क्या होगा? ये ग्राफिन फॉलिकल है वो किस हार्मोन के कारण से? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण से ये रेप्चर होगा। और रेप्चर होने पर ओवम है वो क्या हो जाएगा? ओवरी से रिलीज हो जाएगा। और प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे? ओवल्यूशन। अब ओवल्यूशन के बाद जो ग्रेफिन फॉलिकल है, इस ग्रेफिन फॉलिकल का फ्यूचर क्या होगा कि ग्रेफिन फॉलिकल में से ओवन तो क्या हो गया? फ्री हो गया। और यहां पर एक येलो स्पॉट बन जाता है, येलो क्लॉट बन जाता है इसके अंदर। ये जो येलो क्लॉट बन गया उसको अपन बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसका मतलब जो डेवलपिंग फॉलिकल है वो तो सीक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन, और जो ओवल्यूशन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है वो सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन। तो यहां पर देखिए जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल होता है। तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में, या ये अपन ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte है इसके कांटेक्ट में अगर ओवम आएगा तो ये अपना इसके संपर्क में अगर स्पर्म आएगा तो ये अपना सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन भी कंप्लीट कर लेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन कंडीशन में प्रेगनेंसी के एंड तक कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा और ये लगातार प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इन द केस ऑफ नॉट फर्टिलाइजेशन, इस कंडीशन में क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम के डिजेनरेट होने के कारण से प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन रिड्यूस हो जाएगा और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी नेक्स्ट एक फॉलिकल का बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पर क्या देखा कि ओवरी के जो कॉर्टिकल रीजन है, ओवरी का जो कॉर्टेक्स रीजन है, उनमें डेवलपिंग फॉलिकल्स पाए जाते हैं। और एक मैच्योर फॉलिकल को अपन क्या कहेंगे? ग्रेफिन फॉलिकल कहेंगे। ग्रेफिन फॉलिकल के बारे में आपको क्या बताया कि ग्रेफिन फॉलिकल में ओवम होगा, किस फॉर्म में? सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में, हैप्लॉइड होगा। और
इसके अंदर एक कैविटी होगी एंट्रम, और एंट्रम कैविटी की जो लाइनिंग है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। दूसरा, द मास ऑफ सेल्स, सेल्स का समूह है जो यहाँ पर ओवम यानी सेकेंडरी oocyte से अटैच है उसको बोलते हैं डिस्कस प्रोलिग्रस, और यहाँ पर सेकेंडरी oocyte अपने चारों ओर एक कवरिंग बनाता है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के चारों ओर जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वे ग्रेनुलोसा सेल्स एक सेकेंडरी कवरिंग बनाते हैं उसको बोलते हैं कोरोना रेडिटा। और यहाँ पर आपको बता दें कि ग्राफिन फॉलिकल के चारों ओर थीका कवरिंग पाई जाती है, इंटरनल को बोलेंगे थीका इंटरना और आउटर कवरिंग को बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, और थीका इंटरना रिलीज करती है एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके बाद में बताया कि इसका जो कॉर्पस ल्यूटियम का फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है, फर्टिलाइजेशन पर। इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि ओवुलेशन के बाद बनेगा इससे कॉर्पस ल्यूटियम, तो फर्टिलाइजेशन के केस में तो ये कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रेगनेंसी के एंड तक बना रहेगा, क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उस केस में ये कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। तो यहां पर अपन देखते हैं, देखो यहां पर देखिए ओवरीज, ये वन पेयर ऑफ ओवरीज, और बिल्कुल ओवरी के पास से पेरिफेरल रीजन से यानी क्लोजर टू ओवरी तो यहां पर अपन देखते हैं, देखो आपको बताया था कि ओवरी किससे जुड़ी हुई है, ओवरी मीजोवेरियम के थ्रू पेल्विक वॉल और साथ में जुड़ी हुई है किससे, यूटेरस से, ये मीजोवेरियम। तो यहां पर देखते हैं अपन, ये है ओवरी, ओवरी, ओवरी के पास से बिल्कुल क्लोजर से निकलती है फैलोपियन ट्यूब, तो ये है फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का जो ओवरी के क्लोज वाला जो पार्ट है वो फनल शेप्ड पार्ट, इस फनल शेप्ड को पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम की जो ओपनिंग है, इनफंडिबुलम की जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को बोलते हैं ऑस्टियम। और देखें इस इनफंडिबुलम के मार्जिन पर, या कह सकते हैं कि ऑस्टियम के मार्जिन पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको बोलते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री हेल्प्स कलेक्शन द ओवा
आफ्टर ओवुलेशन, यानी ओवुलेशन के बाद जब ओवम यहाँ रिलीज हो जाता है तो ओवम को कलेक्ट करने के अंदर हेल्प करती हैं। अब देखिए, द इन्फेंटिबुलम लीड्स इनटू ए वाइड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इस वाइड पार्ट को बोलते हैं अपन एम्पुला, और इस नैरो पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। इस नैरो पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। यहां पर यह है यूटेरस, यूटेरस का ये पार्ट, फंडस, कॉर्पस, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना। यहां पर इनकी कवरिंग के भी अपन देखें कि यूट्रस की वॉल में एंडोमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम और आउटर मोस्ट कवरिंग पेरीमेट्रियम। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब, वन पेयर, arises from closure of ovary and opens into uterus। एक पेयर है जो ओवरी के बिल्कुल पास से शुरू होकर यूटरस में ओपन हो रही है। ईच फैलोपियन ट्यूब अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इंटरनली लाइंड बाई सीलेटेड एपिथेलियम। पक्षमाभिय तक जो सीलिया हेल्प करेंगे किसको, ओवा को मूव कराने के अंदर हेल्प करेंगे। तो देखिए, द पार्ट ऑफ ओवरी एंड द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे। द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजर टू ओवरी इज funnel shaped, funnel shaped. This part is called infundibulum, and infundibulum leads into wide part या wider part. The wider part is called ampulla, and the narrow part which opens into uterus is called isthmus. तो देखिए, फैलोपियन ट्यूब है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो ओवरी के क्लोज से शुरू होकर कहाँ ओपन हो रही है, यूट्रस में ओपन हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, फैलोपियन ट्यूब का जो ओवरी के क्लोजर वाला पार्ट है वो फनल शेप्ड पार्ट है, और उस फनल शेप्ड पार्ट को बोलते हैं इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम की ओपनिंग को क्या कहेंगे, ओस्टियम। ओस्टियम के मार्जिन पर जो फिंगर लाइक अंगुलियों के समान जो प्रवर्ध है, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं, क्या कहा उनको, फिम्बरी। फिम्बरी क्या करते हैं, ओवुलेशन के बाद ओवम को कलेक्ट करने के अंदर हेल्प करते हैं। उसके बाद में जो इन्फंडिबुलम वाला पार्ट है वो फैलोपियन ट्यूब के वाइड पार्ट में ओपन कंटिन्यू हो रहा है। इस वाइड पार्ट को बोलते हैं एम्पुला और इस नैरो पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। इन मैमल्स fertilization takes place in fallopian tube, generally at the junction of ampulla and isthmus. जनरली कहाँ पर हो रहा है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। और यहाँ पर देखिए, द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अप टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज ऑल्सो कंप्लीटेड इन फैलोपियन ट्यूब। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनने से लेकर कोरकपुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट बनने का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होता है। ये जो पार्ट है इसकी बात करेंगे अपन यूटेरस,
तो यूट्रस के बारे में देखते हैं अपन। यूटेरस या हाइस्टेरा या वुम, इट इज लोकेटेड behind the urinary bladder. It is located behind the urinary bladder, urinary bladder के पीछे की ओर, and it is as like ये उल्टी नाशपाती के आकार का है ना, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर। दूसरा देखें, इसका जो अपर डोम शेप्ड पार्ट है उसको बोलते हैं अपन फंडस। द इम्प्लांटेशन इज टेक प्लेस इन फंडिक रीजन, अंतरारोपण फंडस रीजन में होता है। एंड द मेन रीजन ऑफ यूटेरस is called corpus or body, and the lower narrow part is called cervix, और cervix की जो कैविटी है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। तो यहां पर देखें उल्टी नाशपाती के आकार की संरचना है जो यूरिनरी ब्लड के पीछे की ओर है। इसके अलावा इसका जो अपर डोम शेप्ड पार्ट, जो ऊपर उभरा हुआ पार्ट है, उसको बोलते हैं फंडस। इम्प्लांटेशन यानी अंतरारोपण। अंतरारोपण का मतलब क्या है कि ब्लास्टोसिस्ट जो फैलोपियन ट्यूब में बनी है, वो ब्लास्टोसिस्ट जब यूटेरस में एंटर होती है तो यूटेरस में एंटर होने के बाद में यूटेरस की वॉल से जो अटैच होती है उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन या अंतरारोपण। तो इम्प्लांटेशन वो कहाँ पे होता है? फंडिक रीजन में होता है, फंडस पार्ट में होता है। उसके बाद में जो मिडिल मेन पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्पस या बॉडी, और जो नैरो पार्ट है उसको बोलते हैं सर्विक्स, और सर्विक्स की जो कैनाल है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। और सर्वाइकल कैनाल में स्ट्रॉन्ग, या ये कह सकते हैं बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर है जो डेवलपिंग फीटस को या यूटरस में रोके रखने का कार्य करता है। अब यहां पर देखिए सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वेजाइना इट फॉर्म बर्थ कैनाल। सर्वाइकल कैनाल है वो वेजाइना में ओपन होती है और वेजाइना के साथ मिलकर के जनन नाल या बर्थ कैनाल का काम करती है। उसके बाद अपन देखते हैं कि वॉल ऑफ यूटेरस, wall of uterus is consist with 3 layers. The outermost layer perimetrium, the middle layer myometrium, it is thick layer of smooth muscles. It is thick layer of smooth muscles and exhibits strong contractions during delivery of baby. And innermost layer
इज हाईली, पहले बताइए, इनरमोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम, it is highly vascular, highly glandular and consists with stratified squamous non-keratinized epithelium. It undergoes cyclic changes during menstrual cycle. तो यहां पर देखें यूट्रस की जो दीवारें हैं 3 लेयर हैं। सबसे बाह्य स्तर उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मध्य का जो स्तर है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, जो चिकनी पेशियों से बना, स्मूथ मसल से बना मोटा स्तर है, और पार्चुरेशन के समय, प्रसव के समय या बेबी की डिलीवरी के समय इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, संकुचन होते हैं, जिसके कारण से डिलीवरी में हेल्प करता है। और सबसे आंतरिक जो स्तर है, इनर मोस्ट लेयर, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, हाईली वेस्कुलर यानी रिच ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, हाईली ग्लैंडुलर, और किससे बना हुआ है, सल्की स्थित नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू से बना हुआ है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चक्रीय परिवर्तन होते रहते हैं। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये सेड ऑफ हो जाता है, झड़ जाता है, और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के साथ बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये यूटेरस। अब यहाँ पर देखते हैं अपन कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज टेक्स प्लेस इन यूटेरस। भ्रूणीय परिवर्तन कहाँ पे होता है, यूटेरस में होता है। एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। इसके साथ साथ ये प्लेसेंटा के निर्माण में भी हेल्प करता है। अब देखिए अपन इसका लास्ट पार्ट है सर्विक्स, जो ओपन हो रहा है किसमें, वेजाइना में। वेजाइना, it is a muscular tube about 8.5 centimeter long. The wall consists with stratified squamous non-keratinized epithelium and non-glandular internally it have folds called vaginal rays। मस्कुलर स्ट्रक्चर है, लगभग 8.5 सेंटीमीटर लंबी, जिसकी दीवारें किससे बनी हुई हैं, सल्की स्थित नॉन क्रेटिनाइज्ड उपकलाउतक से बनी है। दीवारों में किसी प्रकार की ग्लैंड्स नहीं है, नॉन ग्लैंडुलर हैं, एंड इसकी भीतरी स्तर पर ट्रांसवर्स फोल्ड पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं वेजाइनल रेज। इसके साथ देखें, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ में द ल्यूमेन ऑफ वेजाइना हैव लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्लाइकोजन का फर्मेंटेशन करके लैक्टिक एसिड बनाते हैं, लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड है वो वेजाइना के पीएच को 4.9 से 3.5 तक बनाए रखता है। और ये जो लो पीएच है वो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल है। यानी यहाँ पर ये जो लो पीएच है वो वेजाइना को इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है। इसके साथ साथ देखें, वेजाइना ओपन्स आउट इनटू वेस्टिबुल, वेस्टिबुल में होता है, एंड द वेजाइनल ओपनिंग इज पार्शली कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। वेजाइनल ओपनिंग है वो हाइमेन नामक एक मेम्ब्रेन के द्वारा ढकी हुई रहती है। ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स
यानी फर्स्ट मैथुन के समय, फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान द हाइमेन इज रेप्चर्ड, हाइमेन क्या हो जाती है, रेप्चर्ड हो जाती है। लेकिन इसके रेप्चर होने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज है, साइकिलिंग है, हॉर्स राइडिंग है, इंसरेशन ऑफ टेम्पॉन है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सो दैट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेशन ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस और वर्जिनिटी। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जो वेजाइना है उसकी ल्यूमेन में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, कब, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्लाइकोजन का फर्मेंटेशन करके लैक्टिक एसिड बनाते हैं, जिससे कि वेजाइना का पीएच है वो लो पीएच बना रहता है और लो पीएच बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सुरक्षा करता है। दूसरा ये देखा कि वेजाइनल ओपनिंग पर एक मेम्ब्रेन जो इसको पार्शियली कवर करती है, हाइमेन, हाइमेन वो जनरली फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान रेप्चर हो जाती है, लेकिन इसके रेप्चर होने के कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे हार्ड एक्सरसाइज है, या अपने कह सकते हैं साइकिलिंग है, या हॉर्स राइडिंग है, या टेम्पॉन का इंसरेशन है, टेम्पॉन का अंदर घुसना है, ये कई रीजन हो सकते हैं। इसका मतलब हाइमेन की उपस्थिति और हाइमेन की अनुपस्थिति को अपन सेक्सुअल एक्सपीरियंस का इंडिकेशन नहीं मान सकते हैं। दूसरा, वेजाइना मेन कोपुलेटरी ऑर्गन है, मेन कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल मैथुनांग है। इट रिसीव सीमेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जो इंटरकोर्स के दौरान, मैथुन के दौरान सीमेन को रिसीव करती है, और साथ साथ इट ऑल्सो एक्ट एज बर्थ कैनाल, एक जनन नाल का कार्य भी करती है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड पाथ फॉर डिस्चार्ज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, और जो मासिक चक्र का जो फ्लूइड है उसको डिस्चार्ज करने के लिए एक मार्ग भी प्रदान करती है। तो यहां पर अपन देखते हैं वेजाइना, इसके बाद देखते हैं अपन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बाह्य जननांग, तो एक बार देखते हैं अपन, देखो अगर अपन एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो यहां पर देखिए मॉन्स प्यूबिस, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, वेजाइना, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, एनस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, vaginal opening and urethral opening. It means
वेजाइना इज लोकेटेड बिटवीन रेक्टम एंड यूरेथ्रा, रेक्टम और यूरेथ्रा के बीच में है। अगर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स की अपन बात करें तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में कौन कौन इंक्लूड होंगे? मॉन्स प्यूबिस, सेकेंड लेबिया मेजोरा, थर्ड लेबिया माइनोरा और उसके बाद में क्लाइटोरिस। देखें इसकी स्ट्रक्चर को अपन देखें, ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, जिसका ये पार्ट है, इसको बोलते हैं अपन मॉन्स प्यूबिस, ये पार्ट है लेबिया मेजोरा, ये यूरेथ्रल ओपनिंग, ये लेबिया माइनोरा, वेजाइनल ओपनिंग और यहाँ पे आ गया एनएस। तो अब एक एक पार्ट को अपन देखते हैं कि इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है? इट इज ए फैटी कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, या कह सकते हैं कि फैटी कुशन है जहाँ पर फैट डिपॉजिट रहती है जस्ट अबाउट द पेल्विक रीजन एंड कवर्ड बाय हेयरी स्किन। तो मॉन्स प्यूबिस। पहले बात करेंगे अपन मॉन्स प्यूबिस। इट इज कुशन ऑफ फैटी टिश्यू located at pelvic region and covered by hairy skin. Covered by hairy skin. दूसरा पार्ट लेते हैं फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन। स्किन की मासल फोल्ड हैं विच आर अराइजेज फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड कवर द वेजाइनल ओपनिंग, जो मॉन्स प्यूबिस के नीचे से स्टार्ट होकर के वेजाइनल ओपनिंग को कवर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं labia minora. Labia minora are also one pair of folds of thin skin present inside the labia majora and also cover the vaginal opening. तो यहाँ पर है लेबिया माइनोरा। देखिए लेबिया माइनोरा आर विदाउट हेयर्स बट लेबिया मेजोरा ऑल्सो हैव हेयर्स। तीसरी बात करते हैं, चौथा है अपना क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस Clitoris is a elevated muscular structure located just anterior junction of labia minora and is covered by a fold of skin called prepuce. It is highly sensitive and homologous to penis of male. तो यहाँ पर देखिए ये जो सारे के सारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं, the external genitalia are combinedly called vulva. इन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को कंबाइंडली अपन क्या बोलेंगे? वल्वा बोलेंगे। और ये जो कॉमन चैम्बर इन विच यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग आर ओपन्स, इस कॉमन ओपनिंग को अपन क्या कहेंगे? वेस्टिबुल कहेंगे। वेस्टिबुल, वेस्टिबुलर रीजन। तो यहाँ पर देखें मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस, इनको अपन इंक्लूड किया किसके अंदर? एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर।
अब अपन बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स की। एसेसरी ग्लैंड्स तो एसेसरी ग्लैंड्स में देखिए एक आएगी बर्थोलिन ग्लैंड्स एंड नेक्स्ट आएगी मेमरी ग्लैंड्स। तो वन पेयर ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट which are located on either side of vaginal opening and they secretes a gelatin like alkaline fluid. The alkaline fluid neutralize the acidity of vagina and also make lubricate the vagina during sexual intercourse. यानी एक जोड़ी बर्थोलिन ग्रंथियां हैं, ये वेजाइना के प्रत्येक ओर स्थित रहती हैं, वेजाइनल ओपनिंग में ये ओपन हो रही हैं और इनके द्वारा सिक्रेट किया जाने वाला एक चिकना और जो क्षारीय स्राव है वो वेजाइना की एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ यानी उसको न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ इसको मैथुन के टाइम पर लुब्रिकेट बनाने का कार्य भी करता है। एंड द बर्थोलिन ग्लैंड्स आर होमोलोगस टू काउपर्स ग्लैंड ऑफ मेल। ये जो बर्थोलिन ग्रंथियां हैं वो मेल की काउपर्स ग्रंथियों के समजात इनको माना है। तो यहाँ पर अपन ने ये पढ़ा। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां। एंड द प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड इज स्पेसिफिक फीचर ऑफ मेमल्स, जिनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में इसको लेबिया मेजोरा